गुड मॉर्निंग माय ओल्डर स्टूडेंट्स। मैं हूं ज्योति शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं स्मार्ट स्टडी चैनल पे। और कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई कैसी हो रही है आप लोगों की? देखो, मैं यहाँ पे नर्वस सिस्टम अपना कंप्लीट हो चुका था टॉपिक कल ही। उसके बाद अपन ने कल सुबह से क्लास शुरू की थी अपनी एंडोक्राइन सिस्टम की। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम के बाद शाम को 4-5 बजे नहीं आई थी वो क्लास, 6 बजे आई थी समथिंग। तो 6 बजे मैंने क्लास शुरू की थी जेनेटिक्स की। तो ठीक है, अब अपना यही शेड्यूल रहेगा। सुबह अपन ये अलग टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे और शाम को अपना टॉपिक वहाँ पे अलग चलेगा। ठीक है, तो कल वाले टॉपिक में मैंने आपको नर्वस सिस्टम कराया था और अभी शाम वाले टॉपिक में वहाँ पे जेनेटिक्स चल रहा है। जिन बच्चों को जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है वो शाम को 5-6 बजे क्लास आती है, तो आप लोग वहाँ से क्लास अटेंड करें। ठीक है, लाइव क्लास के लिए मैंने आपको कल ही बताया था, लाइव क्लास के लिए मैं इसलिए नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि बच्चों के पास उनके जो खुद के क्लासेस, कोचिंग क्लासेस है, वो उसके अंदर बिजी रहते हैं। तो मेरी क्लासेस वो रिकॉर्डेड देखना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनको सिर्फ क्या करना है, रिविज़न करना है, एनसीईआरटी का रिवीजन करना है मेरी क्लास से। इसलिए वो मेरी क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। बात समझ रहे हो? तो आप लोग देखो, अभी अपने पास टाइम काफ़ी कम बचा है, 2-3 महीने हैं अपने पास अभी। लेकिन उस 2-3 महीने के अंदर अपने को अपनी एनसीईआरटी जो है बायो की वो कंप्लीट करनी है, उसको ढंग से पढ़ना है। एक वर्ड एनसीईआरटी का छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं और अगर हमारे पास एनसीईआरटी हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारा नीट करना बेकार है। आपकी स्टडी किसी काम की नहीं है। आप कहीं भी किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको, मैंने खुद देखा है, मैं पहले खुद एक कोचिंग सेंटर में थी सीकर, तो मैंने खुद देखा है वहाँ पे कि आपको इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है ना क्लास के अंदर कि जिसकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा मैटर पढ़ाया जाता है जो कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो आप जाके। अरे वो सब तो आप लोग बाद में जाके पढ़ ही लोगे। अभी आपको सिर्फ एक बार नीट तो क्रैक हो जाए आपका आराम से, तो उसके लिए आपको सिर्फ देखो, पढ़ना, हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा टारगेट इतना बड़ा है ना, हमें डॉक्टर बनना है, किसी की लाइफ का सवाल होता है, डॉक्टर के हाथ में लोगों की ज़िंदगियाँ होती हैं। तो उसके लिए ठीक है, हमें सब कुछ आना चाहिए, हमें सब कुछ पता होना चाहिए, हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी बात की नॉलेज हमें होनी चाहिए। लेकिन एक बार हमें वहाँ उस क्वालिफाई तो करें, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफाई हैं या नहीं, ये तो एक बार हमारा फिक्स हो। तो और वो फिक्स कौन करता है? हमारा नीट फिक्स करता है कि हम डॉक्टर बनने के लायक हैं या नहीं हैं, है ना। तो उसके लिए नीट ने अपना एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि आपको क्वेश्चन सिर्फ यहीं से पूछे जाएंगे, सिर्फ यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो फिर क्यों हम बाहर का पढ़ें? क्यों हम ज़्यादा ओवर इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करें? सिर्फ वहीं करें ना जो नीट मांगती है। जितना नीट के अंदर ज़रूरत है हमें उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात बोर्ड वालों की, 11th-12th वाले बच्चे जो हैं, तो उनके तो बुक ही क्या है, 11th-12th, ये जो 11th में है उसके लिए 11th की बुक आएगी, जो 12th में है उसके लिए 12th की बुक आएगी। ज़्यादा पढ़ने की कहाँ जरूरत है? बोर्ड के अंदर लिखना पड़ता है, वो सीखो भाई। एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, आपने अच्छे से उसको पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, आपका कंसेप्ट आपके माइंड में बिल्डअप हो गया। उसके बाद आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके सारे जितने भी क्वेश्चन है, बड़े हो चाहे वो छोटे हो, चाहे आपको उस टॉपिक के ऊपर कोई ऐसे भी लिखवाए ना, तो आप आराम से 10 पेज लिख दोगे। अगर आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर है, आपका कंसेप्ट दिमाग में है जो बिल्कुल फिक्स है, वो अच्छे से आपने तैयार कर रखा है, तो उस तैयारी के बेस पे आप लोग जो बोर्ड के अंदर आपके मार्क्स आएंगे ना, वो काफ़ी अच्छे आएंगे, बहुत इम्प्रूवमेंट होगा उससे। तो क्या करना है? सिर्फ पढ़ाई करनी है अपने को, है ना। वो भी सिर्फ लिमिटेड पढ़ाई करनी है, जितनी नीट मांगता है, जितनी बोर्ड मांगता है। उससे ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ज़्यादा पढ़ेंगे क्या काम आएगी? अभी तो कोई काम आनी ही नहीं है। अब उस ज़्यादा के चक्कर में उलझ जाओगे, टाइम वेस्ट उधर कर दोगे, बाकी सब्जेक्ट छूट जाएंगे, तो नीट में तो रह गए ना। वो ज़्यादा पढ़ा हुआ क्या काम आया? तो हर बेसिक से बेसिक बात को नोट करके चलो। नीट बिल्कुल एक बेसिक एग्जाम है, 11th-12th का पोर्शन आता है बिल्कुल बेसिकली। अगर बच्चा सेल्फ स्टडी भी अच्छे से कर रहा है ना, एनसीईआरटी को फोकस करके, बिल्कुल एनसीईआरटी को कंसंट्रेट करके चल रहा है, तो वो सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए अभी अपन ने देखा था इसी साल 2020 में जो 3rd रैंक आई थी जिस बच्चे की, वो सेल्फ स्टडी से ही पास हुआ है। वो दो तो, एक तो एलन का था, एक आकाश का था, लेकिन 3rd वाला जो बच्चा था वो सेल्फ स्टडी से उसने। तो आप एक बार सोच के देखो, जब बच्चा खुद पढ़ के इतना कुछ कर सकता है
है ना। वो मतलब उसने क्या कैसे कर लिया ये सब, उसने हार्ड वर्क के साथ साथ क्या किया, स्मार्ट वर्क भी किया। अपने को जो नीट मांगता है हमें वो पढ़ना है। फालतू के झंझट में हम उलझ जाएंगे ना, इधर उधर फंस जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़, छोड़ दो नीट। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग फालतू में इधर उधर ना भटकें, है ना। बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी के वीडियोस देखें और एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सोल्व करें बायो के अंदर, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आपका जो सिलेबस चल रहा है, आप जहाँ से पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, मुझे उनका इतना नॉलेज भी नहीं है, मैं आपको बायो का बता सकती हूँ अच्छे से। फिजिक्स केमिस्ट्री आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ते रहो, काफ़ी अच्छा आप लोग कर रहे हो आई थिंक। लेकिन बायो के अंदर आपको एनसीईआरटी तो छोड़ना नहीं है, उससे बाहर कुछ पढ़ना नहीं है। इतना पढ़ लोगे ना, अपना काम आराम से बन जाएगा। तो देखो हमारा सपना जो है, हमने छोटा मोटा सपना नहीं देखा है, हमें डॉक्टर बनना है। आगे जाके हम किसी के रियल हीरो बनने वाले हैं। आगे जाके हम हमारे हाथों में लोगों की ज़िंदगियाँ होंगी। डॉक्टर को लोग भगवान का रूप मानते हैं, तो उसके लिए पढ़ना तो ज़रूरी पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा तभी तो हमें समझ में आएगा, फिर तभी तो हमें पता चलेगा ना इस बंदे को क्या बीमारी। हमें हर बेसिक से बेसिक बात का नॉलेज होना चाहिए, तभी हम किसी की स्टडी कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो हम क्या करें, हमें सिर्फ कंसंट्रेट करके उस चीज़ को फोकस करना है। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए आप बिल्कुल नीट जो है, बायो के अंदर तो आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना होता, ठीक है। और एनसीईआरटी बिल्कुल ऐसे कवर करके चलो आप लोग कि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए, कुछ भी आए, मतलब कोई भी लाइन आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए या फिर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमारा गलत नहीं जाए। हमें इतना अच्छे तरीके से खुद को तैयार करना है ना। हमारा ड्रीम बिग है, तो हमें हमारी जो मेहनत है, जो कंसंट्रेशन है, जो हमारा एनालिसिस का तरीका है, हमारी स्टडी है, वो भी कैसी होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए। तभी हम कुछ कर पाएंगे लाइफ में, है ना। वरना तो फिर आप ऐसे ही 2-3 साल नीट दोगे, उसके बाद फिर उलझ गए, नीट नहीं हो रहा तो चलो कुछ नर्सिंग कर लेते हैं, बीएससी नर्सिंग में घुस जाते हैं बच्चे, कुछ और करने लग जाते हैं, बीएमएस में चले जाते। टारगेट अपना है, हम लेके आए हैं एमबीबीएस, ऐसी बात नहीं है बीएमएस बेकार है, बीएमएस भी काफ़ी अच्छी, कुछ बच्चों को सपना होता है उसके अंदर। लेकिन बच्चे टारगेट लेके आते हैं एमबीबीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। फिर क्या होता है, मार्क्स कुछ कम आते हैं, बीएमएस से काम चलाना पड़ेगा, ये होता है ना। तो हमें ये इस तरह का हमें सेक्रीफाइस ना करना पड़े, है ना। कितनी तकलीफ होती है, आप एक बार खुद सोच के देखो, जो हमें चाहिए उससे हमें कम मिल रहा है और हमने मेहनत बिल्कुल बराबर की है उसके, तो क्यों ना हम एक बार फिर से उसको लेने के, बीएमएस करने के बजाय हम एक बार फिर से एफर्ट लगा ले अपनी तरफ से, एक बार फिर से मेहनत कर ले, ताकि ज़िंदगी में आगे जाके हमें पछताना ना पड़े कि 1 साल और मेहनत कर लेता तो आज मैं भी एमबीबीएस होता। तो उसके लिए कुछ बच्चे होते हैं जिनका टारगेट ही क्या होता है, बीएमएस होता है कि मेरे को तो बीएमएस के अंदर कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है। तो वो उनके लिए तो उनकी तो अलग बात है, उनको तो एमबीबीएस मिलेगी तो भी वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनको तो बीएमएस के अंदर आगे जाना है। लेकिन कुछ लोग नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं बीएमएस इस चक्कर में लेते हैं क्योंकि उनको एमबीबीएस नहीं मिल रही होती। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो कि आप लोगों का टारगेट एमबीबीएस है और आपको गलती से नहीं, आपकी बेवकूफ़ी की वजह से आपको बीएमएस में जाना पड़े, बीएचएमएस में जाना पड़े। समझ में आ रही है बात? आ रही है? चलो पढ़ें। देखो कल क्या पढ़ा था अपन ने, कल अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था, एंडोक्राइन चल रहा था, सॉरी। एंडोक्राइन के अंदर मैंने आपको बताया था कि एंडोक्राइन के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, ग्लैंड्स पढ़ते हैं कि कौन सी ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है बॉडी के अंदर। बिल्कुल आप डोंट वरी, इस बात को लेकर बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल एनसीईआरटी का पढ़ाऊंगी आपको, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाली मैं, ठीक है। तो आप लोग इस बात को फोकस करके चलें कि एनसीईआरटी से बाहर अपने को जाना नहीं है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है एनसीईआरटी के आगे का नॉलेज टीचर को नहीं होता इसलिए वो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाता है, नॉलेज होता है। अगर उस स्टेज पे खड़ा है ना, बोर्ड के पास खड़ा है, तो उसको नॉलेज है, इसीलिए खड़ा है बोर्ड के पास वो, ठीक है। तो चले अब अपना टॉपिक शुरू करें। एंडोक्राइन चल रहा था, ग्लैंड बताई थी मैंने आपको, ग्लैंड जो होती है वो 2 टाइप की बताई थी मैंने आपको, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड,
ठीक है। एक्सोक्राइन जो होती है वो कैसी होती है, जो अपना सिक्रेशन कहाँ डालती है, डक्ट के अंदर डालती है। और एंडोक्राइन का सिक्रेशन डायरेक्ट कहाँ डलता है, ब्लड के अंदर डलता है, ठीक है। उसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, हॉर्मोन्स पढ़ते हैं। तो बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, ब्रेन से शुरू किया था, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनियल, ये सारी ग्लैंड्स जो है अपन कल सबके मैंने आपको नाम लिखवा दिए थे, ठीक है। कल बिल्कुल अपनी बेसिक क्लास थी छोटी सी, आज अपन उसको थोड़ा हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को देख लेते हैं। मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी को, ठीक है। जो मास्टर ग्लैंड है वो कौन है, पिट्यूटरी। और मास्टर ऑफ मास्टर्स बोलते हैं किसको, हाइपोथैलेमस को। बात समझ में आ रही है। तो देखो अपन करते हैं आज हाइपोथैलेमस से शुरू करते हैं। हाइपोथैलेमस जो है ना वो हमारे ब्रेन की, हमारे बॉडी की जो है वो क्या है, वो बापू है। दिख रहा है क्या आपको हाइपोथैलेमस, नहीं दिख रहा, नीचे लिखो थोड़ा सा। हाइपोथैलेमस क्या है, बापू है। ठीक है। मास्टर ग्लैंड बोलते हैं किसको, पिट्यूटरी को। और हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर्स। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। एक मिनट, ठीक है। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर्स ग्लैंड, ठीक है, सबसे बड़ी, जो कि सभी को क्या करती है, कंट्रोल करती है, सभी को कमांड करने का काम करती है, सबका बापू है एक तरह से। चलो देखें, ये हाइपोथैलेमस है ऐसे। इसके नीचे यहाँ पे कौन सी ग्लैंड लटकी होती है ऐसे, पिट्यूटरी। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है। लिख दो क्या, हाइपोथैलेमस। दिख रहा है क्या आप लोगों को, हाइपोथैलेमस। और ये ग्लैंड है कौन सी, पिट्यूटरी। अब आप एक बात आपने नोटिस की, पिट्यूटरी की 2 लोब्स होती हैं। आगे वाली लोब को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। और इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है, ये अपनी पिट्यूटरी है, इसकी 2 लोब होती हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। इतनी बात दिख रहा है ना, इतना क्लियर हो गया। अब इसके अंदर कुछ सेल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्लैंड्स इसके अंदर ऐसे होती है, एक बड़ी वाली होती है, एक छोटी वाली ऐसे होती है, एक इसके अंदर ऐसे होती है, ठीक है। तो इसके अंदर इस वाले पोर्शन को बोलते हैं, ये जो अपने को दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस। एक्चुअल में पिट्यूटरी जो है वो यही है, डिस्टेलिस, ठीक है। और इसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। इसको क्या बोलते हैं, पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं ना, ये हाइपोथैलेमस कमांड करता है कि अब तू ये हार्मोन सिक्रेट कर, अब तू ये हार्मोन सिक्रेट कर, अब इस हार्मोन को कम कर, अब इस हार्मोन को ज्यादा कर। ये सारे काम जो कमांड वाले काम है, पापा वाले काम है, वो सारे कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। जबकि ये वाला जो है, ये पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, ये हार्मोन सिक्रेशन का काम करते हैं। ये इसके अंदर भी एक होता है, इसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा। ऐसे हाथ चलता नहीं, ये है अपना पार्स नर्वोसा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखो एक पॉइंट नोट करना आप यहाँ पे, इससे जितने भी हार्मोन रिलीज होंगे ना, एडिनो हाइपोफाइसिस से, पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन रिलीज होंगे ना, वो कैसे हार्मोन होते हैं, वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं। स्टिमुलेटिंग, किसी भी चीज को बढ़ाने वाले, स्टिमुलेट करने वाले, उत्प्रेरित करने वाले, उत्तेजित करने वाले, स्टिमुलेटिंग हार्मोन होंगे। जब कोई भी अपने पास बहुत सारे जो हार्मोन्स के अपने पास लिस्ट है और हमें पता करना हो पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन है, तो उसके लास्ट में या तो क्या लगा होगा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन लगा होगा, या फिर उसके लास्ट में लगा होगा ट्रोपिक हार्मोन, ट्रोपिक लगा होगा, ट्रोपिक हार्मोन,
ठीक है, या फिर ट्रोफिन लगा होगा, ट्रोफिन, ठीक है। ये सब क्या है, इसके सिंबल हमें पता चल जाता है कि कौन सा हार्मोन है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस में यहाँ पे क्या होता है, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन ये न्यूरॉन्स जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं करते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं हार्मोन, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, और वो सारे हार्मोन कहाँ आके रिएक्ट करते हैं, इस एडिनोहाइपोफाइसिस पे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन आएंगे वो सारे कहाँ एक्ट करेंगे, इस पे एडिनोहाइपोफाइसिस पे एक्ट करेंगे। ऐसे ये जो नर निकल के आ रही है, जो हार्मोन्स को लेके आती है, ठीक है, एक इसका स्पेशल नाम है हाइपोफाइजल, इसका स्पेशल नाम है हाइपोफाइजल पोर्टलविन, ठीक है। इतना डायग्राम समझ में आ गया आप लोगों को। देखो हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये हार्मोन सिक्रेट करता है, जो कि कैसे हार्मोन होते हैं, वो कंट्रोल कमांड करने का, ये इसके हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज करवाते हैं, ठीक है। यहां से कुछ कोई भी हार्मोन रिलीज होगा वो इसके थ्रू यहाँ आएगा, इस ट्यूब के थ्रू, इसको बोलते हैं हाइपोफाइजल पोर्टलविन, ठीक है। ये इस पे एक्ट करेगा, पार्स डिस्टलिस पे कर सकता है या पार्स इंटरमीडिया पे कर सकता है। पार्स इंटरमीडिया से एक बात याद रखना, सिर्फ एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है मेलेनिन, जो मेलेनोसाइट को एक्टिव करके वहां पे मेलेनिन रिलीज कराता है, एमएसएच बोलते हैं इसको, मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग नाम आता है ना इसके अंदर, एमएसएच बोलेंगे उसको। इससे सिर्फ एक हार्मोन रिलीज होता है, बाकी सारे हार्मोन कौन रिलीज करता है, अपना पार्स डिस्टलिस करता है। कुछ हार्मोन यहाँ से रिलीज होंगे, अभी मैं इसकी बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ अभी एडिनोहाइपोफाइसिस बता रही हूँ। न्यूरोहाइपोफाइसिस को एक बार आप भूल जाओ, ठीक है, सिर्फ इतना याद रखो। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखो हटा दोगे इसको, चलो अब हाइपोथैलेमस के हार्मोन देख लेते हैं कौन कौन से हैं, पिट्यूटरी पे कैसे रिएक्ट करते हैं, और टारगेट सेल इनका क्या होती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, यहां लिख दो पिट्यूटरी, और फिर यहां लिख दो इनका टारगेट। बात समझ रहे हो, यहाँ पे हाइपोथैलेमस के हार्मोन आएंगे जो पिट्यूटरी पे कैसे एक्ट करते हैं वो यहाँ लिख दूंगी, और जो यहां से पिट्यूटरी, फिर इनका फंक्शन कहाँ, टारगेट सेल्स। भाई हार्मोन सेल्स पे जाके तो एक्ट करते हैं ना, तो कौन सी सेल पे जाके हार्मोन एक्ट करेंगे ये बात अपन यहाँ देखेंगे। बात क्लियर है। तो सबसे पहला हार्मोन लिखो ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। इसको शॉर्ट फॉर्म लिख लो, इसको बोलते हैं GHRH, ठीक है। इसको कौन सा हार्मोन बोलते हैं, GHRH। ये पिट्यूटरी पे काम करता है, पिट्यूटरी को जाके ये कमांड करता है कौन से पार्ट को, एडिनोहाइपोफाइसिस की बात कर रही हूं मैं अभी आपके सामने, सिर्फ किसकी बात कर रही हूं, एडिनोहाइपोफाइसिस की बात कर रही हूं। न्यूरोहाइपोफाइसिस को बात आप यहाँ अभी नहीं बता रही हूँ कुछ भी उसका, ठीक है। किस पे काम करेगा, एडिनोहाइपो, देखो कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH, नाम से ही पता चल रहा है कौन सा हार्मोन रिलीज कराएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज कराएगा। GH लिख दो ना, समझ रहे हो ना बात को, ग्रोथ हार्मोन रिलीज कराएगा। ग्रोथ हार्मोन जाके बॉडी के कौन से ऑर्गन पे काम करेगा, मसल्स पे, लीवर पे, है ना, पैनक्रियास पे, है ना, इन पे जाके एक्ट करेगा। भाई ग्रोथ करानी है बॉडी की, पूरी बॉडी की ग्रोथ करानी है, तो कौन से हार्मोन, बॉडी का कौन सा पार्ट जो है, कोई एक स्पेशल ऑर्गन तो है नहीं कि ये यहाँ से ग्रोथ हार्मोन जाएगा और सिर्फ जाके पैर को इन्फॉर्मेशन, पैर के पास सिग्नल पहुंचाएगा कि पैर की ग्रोथ हो रही है, तो सिर्फ एक पैर की ग्रोथ हो रही है, फिर सिर्फ पैरों की ग्रोथ हो रही है, बॉडी की ग्रोथ नहीं हो रही है। ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये पूरी बॉडी की ग्रोथ करवाता है, ठीक है।
मसल्स पे काम करेगा, लीवर पे करेगा, पेनक्रियास पे करेगा। ठीक है, कैसे करता है ये मैंने आपको उसके अंदर बताया था, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था। लीवर होता है ना, लीवर, ऐसा ही होता है लीवर। लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है ना, ग्लाइकोजन स्टोर होता है, लिपिड होता है। इन सब का क्या करेगा, ब्रेक डाउन करवाएगा और यहां से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। ग्लूकोज जो है वो किसमें, एटीपी बनाने में हेल्पफुल है, जिसकी वजह से ये सेल के ऊपर फंक्शन करेंगे और सेल के पास क्या बनेगा, प्रोटियोजेनेसिस होता है। ग्लाइकोजन जब इसमें टूटता है तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये प्रोसेस कौन सी हो गई, ये वाली लिख दूं क्या, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज बनता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। ये किस पे एक्ट करेगा, मसल सेल पे। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है भाई, ग्रोथ करने के लिए हमें किसकी जरूरत, ये लिपिड का भी ब्रेक डाउन करेगा। लिपिड भी यहाँ पे किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, लिपिड भी यहाँ पे। तो यहाँ क्या प्रोटीन भी टूटेगा क्या, प्रोटीन नहीं टूटता है, क्योंकि प्रोटीन तो ग्रोथ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे होगा प्रोटियोजेनेसिस। सेल के अंदर कौन सा प्रोसेस होती है, प्रोटियोजेनेसिस। प्रोटियोजेनेसिस की वजह से प्रोटीन बनती है और बॉडी की ग्रोथ हो जाती है। समझ में आया। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज हुआ, हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ। GHRH नाम है इसका, दिख नहीं रहा है, GHRH नाम है इसका, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कहाँ जाके एक्ट करेगा, मसल सेल पे एक्ट करेगा, लीवर पे, पेनक्रियास पे। कोई डाउट नहीं है। ये क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा। ठीक है, ये जिससे कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, प्रोटियोजेनेसिस में हेल्प करेगा। प्रोटियोजेनेसिस प्रोटीन ही है जो कि ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हार्मोन हो गया। अब देखो, ग्रोथ करवाया जा रहा है, यहाँ से GHRH रिलीज हो रहा है, यहाँ से GH रिलीज हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। ऐसे तो हम क्या बन जाएंगे, द ग्रेट खली बन जाएंगे। तो इसको रोकेगा भी कौन, हाइपोथैलेमस से कमांड आएगा, कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, दूसरा हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, GHIH। इसका पूरा नाम लिखो क्या, ग्रोथ हार्मोन। GH को तो नहीं लिखूंगी मैं, इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। ये इसको कैसा फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। ये इसको क्या बोलेगा कि अब स्टॉप कर। जब ये ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे नहीं होगा तो ये वाली प्रोसेस ये एक उम्र के बाद, भाई हमारी हाइट बढ़ना एक उम्र के बाद बंद हो जाती है ना, वो इसी वजह से हो जाती है। हाइपोथैलेमस कमांड देना बंद कर देता है, GHRH बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन बंद हो जाता है और हमारी मसल की, हमारी बॉडी की, हमारे ऑर्गन्स की साइज जो है, जो हाइट है हमारी बॉडी की, वो सब क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है एक जगह पे। आगे चले, इतने समझ में आई बात। इसको हटा दो क्या, ये डिस्टर्ब करेगा अपने को। ठीक है, इसको आप ऐसे ही याद करोगे ना, आपके लिए बेस्ट होगा। देखो, ऐसे कंसेप्ट आपके बिल्डअप हो जाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोसेस हो रही है, कैसे हो रहा है ना। जब एग्जाम के अंदर जैसे कि नीट वालों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा क्या आएंगे अपने पास, ऑप्शन आएंगे, टिक करो, खत्म बात। लेकिन बोर्ड वालों के लिए, उनको तो नोट्स बनाते हैं, अलग टाइप से स्टडी करते हैं थोड़ा सा, है ना, नोट्स बनाना, याद करना, ये सब करते हैं वो। तो आप लोग ये इसको देख के आप नोट्स अपने खुद प्रिपेयर कर सकते हो। जब आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये इस पे फंक्शन करता है, ये रिलीज होता है, ये इसको बढ़ाता है, ये इसको कम करता है, तो अपनी लैंग्वेज के अंदर अगर आप नोट्स बनाओगे ना, अपनी लैंग्वेज के अंदर अगर आप लिखोगे, हाँ, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बात क्लियर हुई। अब आगे चले, अगला हार्मोन है, पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन, को PRL भी बोलते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। पूरा नहीं लिखने की जरूरत ना,
ये इसको क्या देगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन रिलीज होगा। प्रोलैक्टिन जो है ना, उसका टारगेट होती है हमारी मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड पढ़ी है आपने, है ना। ये कहाँ फंक्शन करता है, अपनी मेमोरी ग्लैंड्स में फंक्शन करता है। क्या करता है, ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। फीमेल्स के अंदर मिल्क प्रोड्यूस होता है ना, जिसकी वजह से वो बेबी को दूध पिलाती है, तो उसका प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन कब होता है, बेबी होने के बाद, है ना। बेबी होने से पहले मिल्क प्रोडक्शन किसी में नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि जब भी वो अपने बेबी को टच करती है या फिर उसको उसकी आवाज़ सुनती है, तो उसके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन जो है ना, वो न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ठीक है, उसका दूसरा एडिनोहाइपोफाइसिस का दूसरा नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी, और न्यूरोहाइपोफाइसिस का दूसरा नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस से एक हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इस ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोलते हैं, जिसकी वजह से फीलिंग्स आती हैं बेबी के लिए। और यही जो ऑक्सीटोसिन जो है, ये मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर जहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस होके जहाँ पे स्टोर रहता है, वो बाहर डक्ट के थ्रू बाहर कब आता है, जब ऑक्सीटोसिन रिलीज हो। बात समझ रहे हो क्या मेरी, नहीं समझ रहे क्या, फिर से बताऊं। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ना, वो किस में हेल्प करता है, हमारे जो वो किस पे फंक्शन करता है, किस पे वर्क करता है, हमारी मेमोरी ग्लैंड्स पे काम करता है। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो उन पे क्या काम करता है, ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन करके उसको स्टोर करता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर, ल्यूमेन के अंदर स्टोर होता है ना, ल्यूमेन के अंदर स्टोर करता है। ये स्ट्रक्चर मैं आपको जब कराऊंगी तब बता दूंगी अच्छे से, अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, ल्यूमेन के अंदर मिल्क स्टोर होता है फीमेल के अंदर, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद जब वो बेबी की आवाज़ सुनती है या फिर बेबी को टच करती है, अपने बेबी को, तो उससे उसके यहाँ से कौन से न्यूरोहाइपोफाइसिस से फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा, लव हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से मिल्क जो है वो डक्ट के थ्रू बाहर आता है। ठीक है, बात समझ रहे हो। अब ये पॉजिटिव फीडबैक तो दे रहा है, नेगेटिव फीडबैक भी कौन ही दिलाएगा, हाइपोथैलेमस। तो वो कौन सा हार्मोन हो जाएगा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, PIH। ये इसको क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। नेगेटिव फीडबैक की वजह से ये वाली प्रोसेस जो है वो नहीं होगी, मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क प्रोडक्शन कम होगा। ये कब होगा, जब बेबी बड़ा हो जाता है, उसके बाद दूध नहीं आता है ना, तो एक टाइम पीरियड तक ही मिल्क प्रोडक्शन होता है, उसके बाद नहीं होता है। बात क्लियर हुई। अगला हार्मोन देखें, चलो अगला हार्मोन है अपना मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट क्या है, ये मेलेनिन का फॉर्मेशन करता है। अपने जो स्किन का कलर है ना, कई ज़्यादा गोरे होते हैं, कई काले होते हैं, कई मीडियम साइज के होते हैं, तो वो किसकी वजह से कलर होता है, अपने बॉडी का मेलेनिन की वजह से कलर होता है। हेयर कलर है वो भी किसकी वजह से आता है, मेलेनिन की वजह से ही आता है। ठीक है, तो ये बॉडी का जो आई कलर है वो भी मेलेनिन से ही आता है। आपकी आंखें ब्लैक है वो भी मेलेनिन की वजह से है, ब्राउन है मेलेनिन की वजह से है, ब्लू है मेलेनिन की वजह से है, ग्रीन है मेलेनिन की वजह से। ऐसे स्किन कलर अगर गोरे हो, काले हो, जैसे भी हो, हरे हो, पीले हो, सारे किसकी वजह से हो आप, मेलेनिन। ऐसे हरे पीले होते नहीं हो, एग्जांपल दे रही हूँ ऐसे ही। ठीक है, आगे चले। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH बोलते हैं इसको प्यार से।
ठीक है, इसको प्यार से क्या बोलते हैं, MSH बोलते हैं। तो इसके ऊपर कौन काम करेगा, मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। इसको कैसा फीडबैक देगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा कि भाई क्या हो, सिक्रेट हो। ये सिक्रेट होता है और ये कहाँ जाके फंक्शन करता है, मेलेनोसाइट्स पे फंक्शन करता है। कहाँ फंक्शन करता है, मेलेनोसाइट्स पे फंक्शन करता है। और मेलेनोसाइट जो है वो क्या रिलीज करवाती है, मेलानिन रिलीज करवाती है। और मेलानिन की वजह से आई, स्किन, हेयर, सारे कलर आते हैं बॉडी के। बात क्लियर हुई, आगे चले। अब देखो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रोथ हार्मोन एक बार स्टिमुलेट, एक बार इनिबिटिंग। फिर प्रोलैक्टिन एक बार ग्रोथ नहीं, एक बार स्टिमुलेटिंग, एक बार इनिबिट। फिर मेलेनोसाइट वाला मेलानिन एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव फीडबैक भी देगा। ये मेलेनोसाइट इनहिबिट हार्मोन, ये नेगेटिव फीडबैक देगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये बंद हो जाएगी। भाई कलर चेंज थोड़ी होता रहता है आपके स्किन का। आज सुबह उठे तो ओहो आज तो मैं गोरा हूँ, कल सुबह उठे अगले दिन फिर देखो ओह आज तो मैं काला हो गया। ऐसा थोड़ी होता है, कलर जो फिक्स होता है ना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो एक बात ध्यान रखना, आप इसको मिटा दो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके कितने हार्मोन हो गए अपने पास, 1 2 3 4 5 6 हार्मोन हो गए, ठीक है। इसके अंदर अब टोटल हार्मोन है 9 और पिट्यूटरी के टोटल हार्मोन है 7। उल्टा बोल दिया क्या, 1 मिनट रुको। सही है सही है, इसके 9 है, इसके 7 है। इसके कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए। इसके 3 हार्मोन हो गए, इसके 6 हो गए। कि 3 को 1 को स्टिमुलेट कर रहा है, फिर वही हार्मोन उसको इनहिबिट कर रहा है। तो यहाँ 6 हो गए, यहाँ पे कितने हुए, सिर्फ 3 हुए। अब इसके कितने बच गए, 3 बचे, और इसके कितने बच गए, 4 बच गए। तो अब देखते क्या होता है, देखें अब क्या होता है। अब देखो अपनी ये ग्लैंड है, कौन सी, थायराइड। मेरे को भी लग रही है, अपनी एक ग्लैंड है थायराइड, ठीक है। इसकी तो इसको मिटाने की जरूरत नहीं है ना, इसे समझ में आ जाएगा। एक हार्मोन होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि कौन रिलीज कराती है, पिट्यूटरी रिलीज कराती है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH बोलते हैं इसको प्यार से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, TSH बोलते हैं। तो इसका एक हार्मोन होगा ना यहाँ पे, कौन सा हार्मोन होगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इसका हार्मोन होगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ फंक्शन करता है जाके, ये थायराइड ग्लैंड पे फंक्शन करता है। थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, 1 मिनट रुको। ये कहाँ फंक्शन करता है जाके, देखो थायराइड स्टिम, इसका जो है नेगेटिव फीडबैक यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा अभी बताती हूँ। देखो ये जो है, जब यहाँ पे थायराइड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन रिलीज होता है ना। जब यहां से स्टिमुलेटिंग के सिग्नल आ रहे हैं, यहां से TSH बढ़ रहा है और यहाँ पे थायरोक्सिन रिलीज हो रहा है। जब यहाँ पे थायरोक्सिन की जो क्वांटिटी अमाउंट जो है वो ज्यादा हो जाए, जब यहाँ पे थायरोक्सिन ज्यादा हो जाए तो ये खुद ही यहाँ से कहाँ जाएगा, पिट्यूटरी के पास जाएगा, और ये इसको क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। नेगेटिव फीडबैक कि मैं बहुत ज्यादा हो चुका हूं, प्लीज स्टॉप कर दो, है। और यही एज इट इज इसको सिग्नल लेके जाएगा, इसको भी नेगेटिव सिग्नल लेके जाएगा। मतलब यहाँ पे हाइपोथैलेमस रिलीज नहीं कर रहा है, ये खुद ही कर रहा है कि मेरे को अब मेरा प्रोडक्शन बंद करा दो, मैं बहुत ज्यादा रिलीज हो गया बॉडी के अंदर, इतनी ज्यादा मेरी जरूरत है नहीं जितना मैं हो गया हूं।
बात समझ में आई? देखो बाकी अब ऐसे ही होंगे कुछ। कितने हो गए इसके? 7 हो गए ना, 8 9 2 बचे, इसके 5 हो गए, 2 बचे, 2 मैं कल करा दूंगी आपको, है ना। तो अभी इतना समझ में आ गया आपको अच्छे से। बाकी आप लोग देखो अपनी पढ़ाई आप जितने अच्छे तरीके से पढ़ते रहोगे ना, जितना आप कंसंट्रेट करके अपनी स्टडी करोगे, जितना प्यार से पढ़ोगे ना, आपको बायो उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। तो बायो के अंदर अपना इंटरेस्ट, वैसे बायो के अंदर बच्चों का इंटरेस्ट काफ़ी होता है, उनको काफ़ी अच्छे से बायो आती है, समझ में भी आती है, वो अच्छे मार्क्स भी ले आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे नेगेटिव ज़्यादा कर जाते हैं। तो नेगेटिव का रीज़न यही है, हमारा कंसंट्रेशन बिल्कुल फोकस नहीं होता है, हम अच्छे से नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को। यहाँ हम देखते हैं कई बार, देखो ऐसा नहीं होता कि आप लोगों के साथ बुक खोली तो क्या हो रहा है, हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, फटाफट पेज पलटते जाते हो, सब आता है। और जब एग्जाम के अंदर वही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखा ना, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये तो बिल्कुल ही नहीं आता, तो मार्क्स में भी ऐसे होगा, मार्क्स तो बिल्कुल ही नहीं आते। कैसे आएंगे जब सारे गलत करके आ रहे हो, छोड़ के आ रहे हो, हैं। कई बार क्या होता है, हाँ ये ऐसे ऐसे ही था एनसीईआरटी में, शायद तुक्के के चक्कर में हम उसको गलत कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आए तो हमें सही आए, नहीं आए तो ऐसा हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ मैंने पढ़ा तो था, क्या पढ़ा लेकिन याद नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें आता है, हाँ मैंने पढ़ा था और मेरा कंफर्म है। अगर नहीं आता तो मैंने देखा ही नहीं, है मेरे को क्वेश्चन ही नहीं पता क्या है, उस बात में तो मजा आए। लेकिन हम तो यार पढ़ा था, इसको याद नहीं आ रहा है, क्या था याद नहीं आ रहा है, ये सब करते हो ना, दिस इज नॉट फेयर, स्पेशली आपकी लाइफ के लिए। तो आप लोगों को बिल्कुल कंसंट्रेट कंसंट्रेट कंसंट्रेट, एक यही वर्ड है मेरे पास, मेडिटेशन किया करो अच्छे से। सुबह उठ के 5 या 7 मिनट के लिए आप किसी एक चीज़ को फोकस करके ध्यान लगाया करो, 5 मिनट बैठ के भगवान का, किसी भी चीज़ का, मतलब भगवान का जरूरी नहीं है, आप किसी भी चीज़ का फोकस करके एक चीज़ पे कंसंट्रेट करके बैठा करो 5 मिनट के लिए। देखना आपकी मेमोरी पावर जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी इस चीज़ से, क्योंकि ब्रेन को एक जगह पे टिकने की आदत हो जाएगी धीरे धीरे। भाई हम किसी चीज़ को काफ़ी दिन तक उसको, अगर हम जैसे 20-21 दिन आपने ये कर लिया ना, तो आपका ब्रेन जो है, आप जो भी पढ़ोगे ना वो वहीं रहेगा, वहाँ से दूर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने उसको आदत डाल रखी है कि एक चीज़ पे फोकस रहना है। 5 मिनट करोगे ना बहुत है आपके लिए, बहुत ज़्यादा है 5 मिनट। तो अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ते रहो और नीट का एग्ज़ाम दो 1 अगस्त को, और MBBS डॉक्टर बन जाओ। जिसको BMS बनना है, इसका टारगेट BMS है तो BMS बन जाओ। थैंक यू so much.